डॉक्टर उसागी ने अपनी क्लमजीनेस के चलते अपार्टमेंट के लिए कई सारी परेशानियां खड़ी की थी, जिस कारण मकान मालिक को उससे निकालना पड़ा, जिस कारण वो आज से रॉन के अपार्टमेंट में रहने वाली थी। साथ ही उसने रॉन की किलर किलिंग डिसऑर्डर के खिलाफ एक दवाई बना ली थी, पर उसमें मिले कई खतरनाक कॉम्बिनेशंस के कारण वो पर्सनली नहीं चाह रही थी इस दवाई की टेस्टिंग हो। पर रॉन की जिद के चलते उसने हाँ कर दिया, सिर्फ एक कंडीशन पर, ये दवाई केवल उसके सुपरविजन में ही ली जाएगी। उसागी को उसके टूटे फूटे फोन पर मैनेजर सकारा का फोन आता है, जो कि काफी ज्यादा चिंता में थी उसके ऑफिस के बाहर नींद पे ना लगे होने के कारण। लेकिन उसने बस नीमलेस साइड में हटाई थी, जिस कारण वो राहत की सांस लेते हुए उसागी को याद दिलाती है तुम्हें एक सर्जरी परफॉर्म करनी है। कॉल को कट कर वो उन दोनों से अलविदा लेती है, लेकिन बैग में बिल्ली के होने के कारण सवाल करती है क्या ये यही रहती है। मोफू के जाने के बाद उसागी रॉन से सवाल करता है क्या बिना परीक्षित किए हुए दवाई के ऊपर इतना बड़ा खतरा मोल लेना सही भी होगा। रॉन का कहना था हाउस ऑफ एम मेरे लिए हत्याओं को रोकना बंद नहीं करेगी, वो बस मुझे तरफ से देखना चाहती है। इन हालातों में केस को सॉल्व करना बिल्कुल ही लोगों की फांसी लगाने जैसा काम है। इसकी कोई भरोसा नहीं है ये नई बनी हुई दवाई काम करे या फिर ना करे। भले ही मेरी मंजिल कई खतरनाक रास्तों से होकर क्यों ना गुजरने वाली हो, कई चुनौतियां भी क्यों ना आ जाए, पर मैं जरूर उस अंत तक पहुंचूंगा और अपने डिटेक्टिव लाइसेंस को हासिल करूंगा। इसकी रॉन को चिंता से दूर रखने के लिए उसकी बकेट लिस्ट के बारे में जानना चाह रहा था, जो कि कई अजीब चीजों से भरी पड़ी थी, लेकिन वो एक चीज बड़ी मुश्किल से पसंद कर पाता है। रॉन का कहना था वो बीच के ऊपर बर्फ के गोले को शुगर सिरप के साथ खाना चाह रहा था। साथ ही बिना कुछ और सुने इसके बीच पे जाने का फैसला कर लेता है। चाहे तो हम स्पीच को भी साथ ले जा सकते थे। कमरे से बाहर निकलकर उसकी मुलाकात मूफू से हो जाती है, जिसकी सर्जरी कैंसिल हो चुकी थी। रॉन उसे सुझाव देता है क्यों ना तुम हमारे साथ बीच पर चलो। रॉन जरा सोच समझ के कहो, वो डॉक्टर है जो कई सारी सर्जरीज में बिजी रहती है, उसे आराम की जरूरत है। सर्जरीज में बिजी रहने वाली मूफू को मैं हमारे साथ बीच पर ताज़े हवा खाने को ही बुला रहा हूँ। बीच पर पहुंचने के बाद रॉन मूफू को अपनी इच्छा के बारे में बताता है। वो बर्फ के गोले को शुगर सिरप के अंदर डुबोकर खाने वाला है। मूफू तो इसे एक ब्रिलियंट आइडिया कह रही थी, लेकिन इससे की मन ही मन, अरे ऐसे बेवकूफ आइडिया इसके दिमाग में कहाँ से जाते हैं। स्टॉल का ओनर इनसे माफी मांगता है क्योंकि सारी की सारी सेवा इस पहले ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो इस इलाके में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिससे तो रॉन के सभी अरमान टूट चुके थे और वो काफी उदास बैठा है। इसी की कहता है अकेले ये इच्छा थोड़ी थे, तुम साथ में कुछ और भी तो करना चाहते थे ना। मेरा अब कोई चीज को करने का मन नहीं है। अरे ऐसा क्या करे हो जरा बताओ। मोफू भी उसे सपोर्ट करते हुए कहती है अगर कुछ ऐसा हो मैं कर सकूं तो जरूर बताओ रॉन। मेरी पूरी इच्छा थी बीच के ऊपर तैरते हुए अपने प्लाटीपस वाले कॉस्ट्यूम में बर्फ के गोले को आज सुबह सिरप में डिप करके खाना। डॉक्टर मोफू अपने वादे की पक्की निकल कर रॉन के कॉस्ट्यूम में पहनकर निकल जा रही है, पर इसके मन में सोच रहा है ऐसी अजीब इच्छाएं कौन रखता है। अगर रॉन ये सब पहनते तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, कम से कम मोफू तो क्यों दिख रही है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के बाहर दो आदमी मिलकर मालिक को कोस रहे थे, क्योंकि उनका दोस्त गायब हो चुका था, जिससे परेशान होकर वो मालिक उन्हें धमकाते हुए कहता है चुपचाप जा रहे हो कि पुलिस को बुलाओ। खामखा लड़ाई और बढ़ जाती है, जिस कारण वो दोनों दूर चले जाते हैं। लेकिन पीछे से रॉन चिल्लाते हुए आता है अरे तुम ना सुनो, भले ये दिखने में लगता है ना ओपन पुलिस वाला है, जरा हमें तो बताना क्या बात है। हम तीन दोस्त सर्फिंग करने के लिए बीच पर आए थे, लेकिन कल के दिन रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद हमारे एक साथी को पेट में काफी ज्यादा दर्द हो चुका था और मालिक से लड़ाई कर ली, लेकिन चीजें ना सुधरने के कारण रात को उसने फैसला किया मैं सब कुछ जाके सेटल कर दूंगा अब तो। पर उसके बाद वो कब से लौट नहीं रहा और वो ओनर भी हमें ढंग से जवाब नहीं दे रहा। रॉन की आंखें मोफू को देख लेती है, जो कि प्लेटिपस की पूंछ को लहराते हुए उन्हें बुला रही थी। एक्चुअली उसका पैर पत्थरों के बीच फंस चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि यहाँ पे कोई इंसान मरा पड़ा है, जो कि और कोई नहीं मान बैठा। उन दोनों का दोस्त मोफू का मानना था हमें एक बार प्रॉपर पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए, लेकिन अंदाजे से मैं कह सकती हूँ इसकी मौत डूबने से हुई है। इसी की से सर्फिंग के दौरान हुआ एक हादसा कह रहा था, लेकिन रॉन सीधे सीधे कह रहा था ये एक हत्या है। पुलिस और फोरेंसिक्स के आने के बाद इसकी उन्हें डिटेल्स बताता है, जहां वो साथ ही डॉक्टर उसागी के बारे में बताता है जिन्होंने ऑन साइट बॉडी की जांच की थी। इनके हिसाब से मानबा की मौत डूबने से हुई थी। अंदाजन बगरात के 2-3 बजे का है, हाथ का खून सूख चुका है और कोई और गाँव नहीं है, जिस कारण पुलिस ऑफिसर साफ साफ कह देते हैं कि इसकी मौत शायद से डूबने के कारण ही हुई। इसके कवरों से हम ये बता सकते हैं, पर फिर भी एक बार मैं मैनेजर से बात करूंगा। आप गलत सोच रहे हो, गर्मियों के दिनों ऐसा कोई सर्फर नहीं है जो कि डाइविंग सूट पहनकर सर्फिंग करे। ऊपर से इसका साइज भी देखिए कितना बड़ा है। उसके दोनों दोस्त हामी भरते हुए कहते हैं हाँ मानवा के पास ऐसा कभी कोई डाइविंग सूट था ही नहीं। डाइविंग सूट के अंदर कल रात को पहने गए थे वही कपड़े थे, जिस कारण रॉन उन दोनों लोगों से पूछता है क्या तुमने कोई और अजीब चीज नोटिस की है।
वो दोनों बताते हैं पेट दर्द होने के बाद हम एम्बुलेंस बुलाने के लिए डर रहे थे, लेकिन मानबा कुछ ही पल में ठीक हो गया, लेकिन वो फिर भी सर्फिंग करने से डर रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता अचानक से उसका सर्फ करने का मन हो जाए। और हाँ, अगली सुबह जब हम उठे तो फिर हमारे सारे सर्फिंग बोर्ड इधर भी इधर थे। मैंने कल रात को उन्हें सही से अरेंज किया था। मैंने सोचा शायद से मानबा ने किया होगा ये सब। काफी वैल्यूबल जानकारी है ये तो। ऑफिसर रॉन से सवाल करता है, जरा तुम अपनी तारीफ में कुछ कहोगे? हैं? मैं यहाँ भला क्या कर रहा हूँ? अरे यार, ये तो होश आवाज खोकर डिटेक्टिवगिरी करने लगा। जल्दी कोई बहाना रेडी करना होगा। हाँ, वो जरा ये। लेकिन मुफो क्या भरती है, ये मेरा असिस्टेंट है जिसे डिटेक्टिवगिरी का शौक है, माफ करेगा। अकेले में आने के बाद रॉन इसी की को बताता है, मैंने अपने इलाज के सिलसिले में मोफू को अपनी पूरी कहानी बता दी थी। साथ ही वो जानती है किस प्रकार मैं तुम्हारी मदद से केसेस को सॉल्व करता हूँ। इसी को खुशी महसूस हो रही थी। मेरे हॉस्पिस के अलावा अब एक और पर्सन आ चुका है जिसे रॉन का राज पता है। कितनी अच्छी बात है। लगता है ये दुनिया धीरे धीरे करके रॉन को एक्सेप्ट करने लगी है। मोफू उन दोनों के सामने कहती है, वाकई आप दोनों जो काम करते हो वो लाजवाब है। मैं अपने पूरे दिल से आपको सपोर्ट करती हूँ। अंत में हमें रेस्टोरेंट के ओनर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल घटिया किस्म का आदमी है। पैसा कमाने की अंधी लालच में वो एक्सपायर फूड मटेरियल्स का भी यूज करा करता है। कुछ देर बाद रॉन और इसकी मालिक से सवाल जवाब करने के लिए आता है, जो कि बीच पे मौत होने के कारण खामखा उसकी दुकान की रेपुटेशन कम ना हो जाए इस बारे में चिंता कर रहा था। डाइविंग सूट के बारे में तक उसका कहना था यहाँ के आसपास के हायरार्चीज अक्सर यहाँ डाइव करने के लिए आते हैं, जिस कारण वो अपने सूट को हंट में ही छोड़ देते हैं। वैसे तो मैं यहाँ आकर रहने वाला हूँ, इसलिए कई चीजें जानता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग बात है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा एक सर्फर वाला डाइव करने के लिए क्यों जाएगा? अरे चौको मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो इंसान है, स्विमिंग करने भी जा सकता है। वैसे क्या तुम बनाना पसंद करोगे? आखिर तुमने उसे मारा कैसे? अरे बे, तेरे मुझसे पिछले जन्म की दुश्मनी है क्या? इसकी आगे बात को कंटिन्यू करता है। गवाही के अनुसार वो 10 बजे तुमसे मिलने के लिए आया, तो फिर बता सकते हो उसके जाने के बाद तुमने क्या किया? दुकान की सफाई करने के बाद घर चला गया, पर रास्ते में मुझे पार्टी में इनवाइट किया गया जहाँ मैं गया। तुम चाहो तो वहाँ कई लोग मेरे लिए भी दे सकते हैं। वैसे पार्टी में जाते वक्त मैंने बीच के ऊपर एक बेवड़े को देखा था जिसके सर पे फूल बना हुआ था। काफी इंटरेस्टिंग है। तुम यानी जानते हो विक्टिम के सर के ऊपर कौन सी ड्राइंग बनी हुई थी? अरे पर मैंने कब कहा वो विक्टिम था? चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरे को और भी के काम है। रॉन दोनों से कहता है, इस आदमी के बारे में कुछ तो अजीब है। हमने इसे मौत का अंदाजन वक्त भी नहीं बताया, फिर भी इसके पास इतने सारे अली भी मौजूद है। बीच पर घूमने के लिए आए कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने तो आते हैं, लेकिन वहाँ की गंदगी देखने के कारण वो खुद ही वहाँ से चले जाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक फिर भी बेफिक्र कहता है, कोई चिंता नहीं है। फिर वो तीनों उसकी दुकान से खाना खरीद लेते हैं, लेकिन एसेकी को काफी सारा चला बुना खाना मिला था, जिस कारण मुफू गुस्सा होकर उस दुकानदार से लड़ाई करने जाने वाली थी। एक पक्षी की नजर उस खाने पर पड़ चुकी थी जो कि उसे उड़ा कर ले जाता है, और मुफू जमीन पर गिर चुकी थी, जो कि दोनों से कहती है, मुझे चोट होने लगी, लेकिन ये रेत काफी ज्यादा नमकीन है। रॉन जरा सी रेत चक्कर पूरा माजरा समझ जाता है और दोनों से कहता है, चलो ये केस सॉल्व हो गया। नमक की टाकर को कम समझने की गलती मत करना। शाम को सभी जरूरी लोगों को इकट्ठा करने के बाद इसे की इस मौत की बुरी सच्चाई की वजह से पर्दा उठाने वाला था, और साथ ही वो बता देता है कातिल हमारे बीच ही मौजूद है। काफी चालाकी के साथ मौत के वक्त के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैंने सही कहा ना मैनेजर? सच कहूँ ना, तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। हाँ सही कहा, सेव आइस तो होनी चाहिए मेरी सुबह सिर्फ खाने के लिए। अरे तुम अपनी पर्सनल फीलिंग को साइड में रखो, लेकिन इससे सही कहा, तुम्हारे पास बड़ा सेव आइस मौजूद क्यों नहीं थी? तुम बीच पर काम करते हो फिर भी आउट ऑफ स्टॉक। इसके गायब होने पीछे की और वजह कहीं मौत की कस्सी तो नहीं बनाई ना तुमने इससे? पिछली रात विक्टिम तुमसे बहस करने के लिए आया था, लेकिन तुम अपने शॉप के अंदर उसे अनसुना कर रहे थे, लेकिन उसके बाहर गिरने के साथ नशे की हालत में उसे पाकर तुम्हारे मन में उसे मारने की एक तरकीब सूझ गई। बर्फ के टुकड़ों को भीगे करके तुमने एक मौत की कश्ती बनाकर उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसके जागने तक काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी। बर्फ के बचे कुछ टुकड़ों पर जैसे कैसे कर वो कुछ देर सर्वाइव तो कर लिया, लेकिन उनके पिघलने के साथ ही उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। बर्फ को इतनी ज्यादा देर टाइटली पकड़े रखने में उसके हाथ भी सख्त हो गए, जिस कारण मौत का वक्त और ज्यादा धोखे में चला गया। अरे तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है कि बर्फ का क्यूब बहुत ही छोटा होता है? तुम इसमें भला कैसे एक इंसान को फिट कर सकते हो? यही पे तो एक असल ट्रिक का इस्तेमाल किया गया। नमक और बर्फ को जोड़कर एक काफी बड़ी चादर बनाई तुमने। केमिस्ट्री का काफी कॉमन एग्जांपल जिसको तुम अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, पर उस पर नमक या निस्पटिक या अशुद्धि डालने के बाद उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जिस बीच अगर तुम दूसरी बर्फ या फिर धागे को रखकर देखोगे तो फिर वो चिपक जाएगा।
हालांकि घर पे जमी हुई बर्फ में इतनी ज्यादा बढ़िया पकड़ देखने नहीं मिलती, जिस कारण तुमने फैक्ट्री से मंगाई हुई आइस का इस्तेमाल किया है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के पास वाली रेट में हमें काफी ज्यादा नमक की मात्रा मिली है। अरे वो नमक तो हम बीच के ऊपर खाना बना रहे थे तब गिर गया था। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे सप्लाई बेस के अंदर इतनी ज्यादा बर्फ आखिर क्यों मंगाई गई है? वैसे भी बीच पर इतनी ज्यादा क्राउड नहीं थी। अरे तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा। ठीक है सुना तुम, मेरा फ्रिज खराब हो गया था जिस कारण मुझे काफी बर्फ मंगानी पड़ी, पर बॉस हमारा फ्रिज तो सही सलामत था। अरे तू चुप रहे ना, मैं बता रहा हूँ ना, तुझे कुछ नहीं पता। अरे विश्वास रखो, मैं तुम सबके सामने कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सभी को उसके ऊपर शक हो चुका था और रॉन्ग से कहता है। अरे तुम कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हो यार। दुकान का काम किया, फिर पार्टी में गए और विक्टिम को अपने कंधे पे लान कर उसके इन तक लेकर गए। तुम्हारा एक और मजाक बड़ा, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ पर रहता है? अरे ऐसी बात है तो कसम खाना। अरे तुम मानोगे नहीं लगता। अरे ठीक है मैं कसम खाता हूँ। अब जबकि तुम कह रहे हो तो जरा मुझे बता देना, वहाँ मौजूद सर्फिंग बोर्ड पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए? तुम्हें नहीं पता होगा ना, चलो मैं बताता हूँ। तुम वहाँ पे उस विक्टिम का सर्फिंग बोर्ड लेने गए थे ताकि बिल्कुल एक एक्सीडेंट लगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं था उसका सर्फिंग बोर्ड कौन सा है, जिस कारण तुम हार मानकर वापस चले गए। रहा एक सबसे बड़ा सवाल, तुम्हें उस व्यक्ति को मारना क्यों पड़ा? इसके पीछे का कारण था, पहले ही तुम्हारी शॉप को 3 फूड पॉइजनिंग के केस मिल चुके हैं, जिस कारण एक और आने पे तुम्हारी दुकान बंद हो सकती थी, जिसके डर से तुमने उस व्यक्ति को मार डाला। एक बिजनेस को चलाना आसान काम नहीं होता है, इसमें कई सारी डिफिकल्टीज आती है और ऊपर से मैं अपनी दुकान को बंद नहीं करवाना चाह रहा था। बस एक छोटे से पेट दर्द के लिए जो कि नॉर्मली होता रहता है, वो मुझसे काफी ज्यादा बहस कर रहा था और अपनी दुकान भी तो बचानी थी, जिस कारण मैं स्वीकार करता हूँ मैंने उसे मारा है। तो प्लीज क्या तुम मुझ पे रहम दिखा सकते हो? मूफू उसके ऊपर चाटा मारते हुए कहती है, किसी की जिंदगी गई है फिर भी तुम्हें रहम चाहिए। दोनों रॉन की ओर देखते हैं जिसने पहले ही दवाई ले ली थी और वो दोनों के सामने कहता है, मैं ये चाटा मारना चाह रहा था उसे जिंदगी की अहमियत सिखाने के लिए। रॉन माइक और मॉली को शाबाशी देते हुए बेहोश हो जाता है और अगले दिन उसकी आंखें अपने कमरे में खुलती है, जहाँ इसे कि उसे सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश था और उसे पूरी कहानी बताता है। तुम एक दिन के लिए बेहोश हो चुके थे और तुम पूरे वक्त माइक और मॉली के बारे में बातें कर रहे थे, जिन दोनों के बारे में रॉन जानता था क्योंकि वो उसके पड़ोस में रहा करते थे और वो अपने बर्थडे पार्टी के बारे में सपना भी देख रहा था। लेकिन एक चीज अजीब है, क्योंकि उस दौरान मेरे साथ एक और शख्स था जिसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं हूँ। इससे की बताता है, मूफू के हिसाब से तुम्हारा बेहोश होना इस दवाई के साइड इफेक्ट्स थे। जब तक वो तुम्हारी प्योर कंडीशन को ना समझ ले तब तक वो एक 100% सक्सेसफुल दवाई नहीं बना सकती। ये बहुत ही निराश बात है क्योंकि पूरी की पूरी जानकारी सिर्फ हाउस ऑफ एम के पास मौजूद है, जिस कारण रॉन वापस शून्य पे पहुंच चुका है। बस एक बेकार डिटेक्टिव बनकर रह चुका हूँ। इसे की निराश होने की जरूरत नहीं है रॉन। मूफू से मैंने इजाजत ले लिया, तुम कभी भी जरूरत पड़ने पे उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ। एक बात कभी मत भूलना, तुम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस दिखा रहे हो और एक दिन हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारे डिटेक्टिव लाइसेंस को हासिल करेंगे।